हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीपीपी को लेकर डील कर रहे थे। मैंने 35D का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बताया था। पूरे एलाबोरेटली मैंने डील किया था। कुछ रिलीवेंट केस लॉज है। आज मैं उसको लेकर डील करूंगा। मेरे वीडियोज में मैं जो केस लॉ कवर कर रहा हूँ वो आपका 100% कवरेज है। आपको इससे अधिक और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीए फाइनल के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं। तो देखिए क्या होता है ना। आज टुडे इज वीडियो नंबर 33 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ केस लॉज। आज हम लोग क्या क्या केस लॉ कवर करेंगे। पहला केस लॉ मैं कवर करूंगा पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का था। दूसरा मैं करूंगा ब्रूक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। और थर्ड मैं करूंगा कोडक इंडिया लिमिटेड, ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तीन केस लॉ को मैं आज डील करूंगा। मेरे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो 35D का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है, काइंडली उसको आप देख लीजिए। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। विदाउट टेकिंग मच टाइम आई जस्ट स्टार्ट माई क्लास। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था, 35D को एक बार देखने के मैंने कहा था। आज आपको मैं इस वीडियो में एक बर्ड्स ओवरव्यू दे दूंगा ताकि इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा सकूं। बीच में एक वीडियो मैंने और डाला था 35DA के, तो आप लोगों के माइंड से निकल गया होगा 35D। तो आज मैं एक बर्ड्स ओवरव्यू के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 35D किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है आपका इंडियन कंपनी और रेसिडेंट कॉर्पोरेट एसएससी, रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। जो नॉन कॉर्पोरेट है उसके लिए रेसिडेंट और इंडियन कंपनी को मिलेगा। ये आपका ये आपका फॉरेन कंपनी को नहीं मिलता है। 35D किस पर मिलता है? स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर पर मिलता है। ये स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं मैंने बताया था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग फीस, लीगल फीस, ये सारे स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर होते हैं। डिटेल में यदि आपको जानना है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर हो गया। कब करते हो आप ये खर्चा? कब करते हो? आइदर करते हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और क्या होगा, या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होगा? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में सभी तरह के बिजनेस के लिए कवर्ड है, सब कुछ के लिए कवर्ड है। और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होगा, कब मिलेगा? जब आप करते हो सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ अंडरटेकिंग। समझ में आ गया? यदि आप ऐसा करते हो तभी आपको मिलेगा। आप एक नया यूनिट खोल रहे हो या अंडरटेकिंग को एक्सपेंड कर रहे हो, उसी केस में आपको ये 35D का बेनिफिट मिलेगा। 35D में ये जब स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है, ये कितना परसेंट अलाउ होगा? इसी कोई लिमिट है? हाँ, इसकी लिमिट है। लिमिट क्या है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, रेसिडेंट इन केस ऑफ रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। और क्या? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड which ever is more in case of इंडियन कंपनी। यदि इंडियन कंपनी है तो उस केस में क्या होगा? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड which ever is more। ये एक लिमिट है। आप इसके अंदर में रह सकते हो। खर्च इससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का ये लिमिट है। इससे कम हुआ तो कोई बात नहीं, इससे अधिक हुआ इतना ही आपको मिलेगा। 35D का छूट कब मिलेगा? 1/5 ऑफ एवरी ईयर। 1/5 ऑफ एवरी ईयर। ये मैंने आपको बताया था मोटा मोटी। मैंने अभी आपको एक सिंपलीफाइड वे में स्पीड में आपको लेकर निकल गया। आप उस वीडियो को देखिएगा तब अच्छा से समझ में आएगा। आगे देखिए, ऐसे ही
सेक्शन आपका 37(1) है। 37(1) क्या कहता है? 37(1) कहता है कि पीजीबीपी में जो डिडक्शन के जो सेक्शन है, पीजीबीपी में जो डिडक्शन मिलता है, ये आपका मिलता है 30 to 36। 37 कब एप्लीकेबल होगा? जो केसेस जो कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36 माफ कीजिएगा, 30 to 36 के अंदर में जो केसेस कवर्ड नहीं है वो आपका सेक्शन 37 में कवर्ड होगा। कंडीशंस क्या है? इसके 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन आपका है जो इट शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर, ये कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर, शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? शुड नॉट बी फॉर पर्सनल पर्पस, शुड नॉट बी फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर पर्सनल पर्पस, एंड शुड exclusively be, expenditure should exclusively be used for बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। देखिए ये आप यदि उस वीडियो को देखिएगा आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर मैंने आप लोगों को लिखा दिया था। 37(1) बहुत बड़ा सेक्शन है, इसीलिए मैं उसको फुल फ्लेज में नहीं जा रहा हूं, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी देखिए, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर में एक खर्च हुआ करता था लीगल फीस। याद है मैंने आप लोग को बताया था कि टैक्स सेक्स बोल के यदि मैं कंपनी खोलूं और बहुत सिंपल वे में टैक्स सेक्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के मैं खोलूं, एक सीए को या किसी एडवोकेट को मैं फीस पे करूं, बोलूं कि मुझे 5 लाख रुपीज का कैपिटल का कंपनी खोल दो, 20 to 25,000 में कंपनी खुल जाएगा और ये आपका 1 महीने के अंदर में कंपनी खुल जाए, कोई इश्यू ही नहीं रहेगा, कोई खर्चा भी नहीं रहेगा। बट ये जो आप 25,000 खर्च कर रहे हो ये 35D में मिल जाएगा। मैंने क्या कहा था? स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के अंदर में क्या क्या आता है? स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के अंदर में आपका आता है मार्केट सर्वे, सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, आपने पहले प्रोजेक्ट बनाया, उससे फिर फिजिबल है या नहीं वो आपने देखा, मार्केट आपने सर्वे किया, उसके बाद आप इंजीनियरिंग के लिए अभी हायर करोगे, कैसे क्या प्लांट बनेगा उसके लिए आप देखोगे, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लीगल फीस में जाओगे। तो लीगल फीस के अंदर में क्या आता है? आर्टिकल्स एमओए एओयो बनाना आता है। लीगल फीस फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी, कंपनी को जो रजिस्टर करे उसके लिए जो लीगल फीस पे करोगे ये इसके अंदर में कवर्ड होता है, ये इसके अंदर में कवर्ड होता है। तो मैंने क्या कहा था कि मैंने सिंपली पैसे लगा के मैंने एक कंपनी खोल दिया, टैक्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड मैंने खोल दिया, मुझे 6 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे अपना कंपनी को बड़ा करना है, मुझे ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, और तब मैंने चाहा कि ऑथोराइज कैपिटल को मैं 5 लाख से इंक्रीज करके 50 करोड़ कर दूं, और उसके लिए मुझे आरओसी को फीस पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज। तो ये जो 20 लाख रुपीज मैं पे किया इसके ऊपर 35D का छूट मिलेगा? 35D का छूट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, उस वीडियो में मैंने कहा था इंक्रीजिंग ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये उसके ऊपर छूट नहीं मिलता है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए सिर्फ 2 ही कारण होना चाहिए। पहला क्या? सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट एंड एक्सपेंशन ऑफ अ न्यू अंडरटेकिंग। आप यदि बोलोगे कि मैं ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका 35D में छूट नहीं मिलेगा। क्या इसका छूट 37(1) में मिलेगा? क्या लग रहा है आपको, मिलेगा फिर नहीं मिलेगा? सोच के बताइए, कमेंट में लिखिए, मिलेगा फिर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसने कहा नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मिलेगा। कौन सा केस लॉ में? देखिए, जिस केस लॉ में कहा वही आज का हमारा फर्स्ट केस लॉ है, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप आरओसी को फीस पे कर रहे हो इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल के लिए, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
इससे इस खर्चे से आपका कैपिटल बेस बढ़ जाएगा। सिंस आपका एसएससी का कैपिटल बेस बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल इन नेचर। यदि ये कैपिटल इन नेचर है तो 35D में तो अलाउ नहीं होगा, 37(1) में भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि 37(1) का पहला कंडीशन क्या है, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल इन नेचर। बाकी के जो और दो कंडीशन है वो तो फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या था कि पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्या था, शुड एक्सक्लूसिवली be used for the purpose of business. So second and third condition are fulfilled, but first condition is not satisfied, since the expenditure is of capital in nature as per the judgment given by the Supreme Court in the Punjab State Industrial Development Corporation Limited. So the expenditure is not allowed at any section, not in 35D and not in 37(1). ये एक्सपेंडिचर आपका पानी में चला जाएगा। समझ गए? आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, एग्जाम में जब कहीं भी केस लॉज आते हैं तो आप लोग को 3 या 4 पार्ट में आंसर देने को रहता है। पहला पार्ट आप लोग लिखिएगा फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस आपको क्वेश्चन से मिल जाता है। क्वेश्चन में जो जिस फैक्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप उसको उसी क्वेश्चन को पढ़ के उस फैक्ट्स ऑफ द केस को डिराइव कीजिएगा और वहां पर लिखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट इज फैक्ट ऑफ द केस। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपका हो गया प्रोविजंस इन्वॉल्व्ड एंड जजमेंट इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या प्रोविजंस होंगे, तो इस केस में यदि इस तरह का कोई केस यदि आता है तो फैक्ट्स ऑफ द केस आपको क्वेश्चन से मिल गया। सेकंड जो पार्ट है क्या, किसमें क्या मैटर इन्वॉल्व है, वो मैं आपको पहले कहता हूं कि 35D और 37(1) उसको आप लोग लिख दीजिएगा। जजमेंट में पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जजमेंट आप लिख दीजिएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। आपका क्या आंसर आएगा, आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या जजमेंट होना चाहिए, आप उसको लिखोगे। तो मैं आपको कंक्लूजन लिखा रहा हूं, देखिए मेरे साथ में आप लोग भी लिखिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके समझ के लिए, आपको रिवीजन में सुविधा होगा। देखिए क्या होगा, फीस पेड टू ROC for increase in authorized fees paid to ROC for increase in authorized capital क्या होगा, डिडक्शन नॉट अवेलेबल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D and 37(1). as fees paid to ROC for expansion of authorized share capital is directly related to increase in capital base and hence capital expenditure in nature and not allowable at all। समझ गए? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट के स्लैब पर करते हैं। याद है मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, 35D के वीडियो में मैंने कहा था कि आज की जो बीजेपी है वो पहले क्या हुआ करती थी, जनसंघ हुआ करती थी। इमरजेंसी के बाद इंडिया में पहली बार जनसंघ की गवर्नमेंट बनी। तो जब जनसंघ की गवर्नमेंट बनी, आप लोग देखिएगा कि बीजेपी भी मेक इन इंडिया पर फोकस करती है, जनसंघ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, डोमेस्टिक कंपनी पर फोकस करती थी और वो हार्डकोर स्वदेशी थी।
तो जनसंघ ने क्या कहा, जिस दिन जनसंघ पावर में आई, ऑन द सेम डे रात में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू किया, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, और इसमें कहा गया कि जितने भी एमएनसीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उनके जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 40% और 26% एज द केस में भी। कुछ कंपनी के लिए 26% और कुछ कंपनी के लिए 40%, और इसको रिड्यूस करने का टाइम लिमिट दिया गया 3 मंथ्स। गवर्नमेंट ने कहा कि 3 महीने के अंदर आप 3 मंथ्स के अंदर आप यदि अपने शेयर फॉरेन शेयर होल्डिंग को रिड्यूस नहीं करते हैं और 40% या उसके बिलो लेके नहीं आते हैं, तो हम कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे, हम कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे। उस समय जो एमएनसीज इंडिया में हुआ करती थी वो थी एचयूएल, ब्रुक-बॉन्ड, ब्रिटानिया, एक और थी कोडक। ये सारे कंपनियां एमएनसीज थी जो उस समय भारत में ऑपरेट करती थी। आरबीआई की इस गाइडलाइन के बाद ये सारे कंपनी पब्लिक इशू लेके आ गई। पब्लिक इशू लेके क्यों आई? जस्ट टू डिक्रीज द फॉरेन शेयर होल्डिंग और इंक्रीज द इंडियन शेयर होल्डिंग। फॉरेन शेयर होल्डिंग को कम करने के लिए पब्लिक इशू लेके आए। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये सारे पब्लिक इशू पर जो खर्च होगा, क्या ये अलाउेबल है? क्या उसका छूट सेक्शन 37(1) में मिल जाएगा? 35D में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 35D का क्राइटेरिया क्या, वो मैंने आपको पहले कह दिया था कि आपका नया यूनिट होना चाहिए और नया अंडरटेकिंग होना चाहिए। आप यदि अपने लोन को रिटायर करने के लिए या गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो वो 35D में कवर्ड नहीं होता है। दैट लॉ इज वेल सेटल्ड, इसलिए वो उसमें तो नहीं आएगा। क्या ये 37(1) में आएगा? देखिए करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आएगा। आइए पहले केस करते हैं। क्या था? ब्रुक-बॉन्ड इंडिया लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप खर्च कर रहे हो ये डायरेक्टली आपके कैपिटल बेस से, कंपनी के कैपिटल बेस से रिलेवेंट है। कंपनी के कैपिटल बेस को इंक्रीज कर रहे हो, तो सिंस इट इज कैपिटल इन नेचर, यदि ये कैपिटल इन नेचर है तो 37(1) में नहीं आएगा। देखिए क्या कहा था। SC observed that, Supreme Court observed that expenditure incurred by the company in connection with issue of share is directly related to increase the capital base of company. It is capital expenditure. Hence not deductible. आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ब्रुक-बॉन्ड का ये केस था। देखिए एक और केस और देखते हैं। देखिए एक कंपनी हुआ करती थी कोडक। पहले जो फिल्म जो कैमरा रोल हुआ करते थे वो कोडक बनाते थे, और कोडक अपनी फील्ड में पायनियर थी। तो कोडक भी एमएनसी थी। जो लास्ट में मैंने ब्रुक-बॉन्ड वाले केस किया था ये उसी तरह का केस है। तो कोडक ने क्या कहा? कोडक ने कहा कि हम जो पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं वो कैपिटल बेस को इंक्रीज करने के लिए, कैपिटल तो मेरा इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरा पब्लिक इशू का पर्पस है आरबीआई के नोटिफिकेशन को, आरबीआई के गाइडलाइन को कंप्लाई करना। सिंस द इशू वाज मेड टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का गाइडलाइन, द एक्सपेंडिचर शुड बी अलाउड।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जैसा मन है वैसा आर्ग्यू कर लीजिए, आप क्यों लेके आ रहे हो? आप आरबीआई के नोटिफिकेशन को लेकर आ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट द पर्पस इज टू, बट क्या हो रहा है? बट इससे आपका कैपिटल बेस इंक्रीज हो रहा है। भले ही आपका पर्पस आरबीआई के नोटिफिकेशन को कंप्लाई करना है, बट क्या है प्रूडेंट? क्या है प्रूडेंट? ये है कि आपका कैपिटल बेस इंक्रीज हो रहा है। सिंस आपका कैपिटल बेस इंक्रीज हो रहा है, ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल इन नेचर है एंड नॉट अलाउएबल एट ऑल, इसका छूट नहीं मिलेगा। देखिए क्या था, इसको मैं फिर से देखिए क्या था। कोटक ने क्या आर्ग्यू किया था? कोटक आर्ग्यूड इन सुप्रीम कोर्ट दैट इशू वाज बॉट in compliance with RBI notification. And if it is not complied, then company would liquidate. मैंने आपको क्या कहा था? 3 महीने का टाइम दिया गया था, यदि इसके 3 मंथ्स के अंदर नहीं करते हो तो कंपनी क्या हो जाएगा? कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन। मैंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो मन है वो आप आर्ग्यू कर लीजिए, आप भले ही नोटिफिकेशन को कंप्लाई कर रहे हो, लेकिन इन प्रैक्टिकली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो रहा है? आपका कैपिटल बेस इंक्रीज हो रहा है, आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। यदि आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए क्या था, SC observed that expenditure relate to increase of share capital, is capital expenditure. And no deduction is allowed. थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये, मैं अपना वीडियोज में पूरा का पूरा केस लॉ कवर करूंगा, आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केस लॉ याद कर पाना मुश्किल है, बट आप जजमेंट को समझ कर रखिए। जजमेंट आपको समझ में आ गया तो आप इसको एग्जाम में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस आपको क्वेश्चन से लिखना है। प्रोविजंस इन्वॉल्व 35D 37(1), इस दोनों को आपको एलाबोरेटली लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन में आपका प्रोविजन इन्वॉल्व में जो कंसर्न केस लॉज है, जजमेंट इन्वॉल्व में आप उसको लिखना है। उसके बाद जो आप कंक्लूजन दीजिएगा वो बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट है उसके बेसिस पे अपना आप जजमेंट दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। तो थैंक यू फ्रेंड्स।